जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों अभी 1 फरवरी को ही सरकार ने नया बजट घोषित करा है। नया बजट मैम निर्मला जी ने अभी डिक्लेयर करा है। 1 फरवरी को हमने देखा समझा, और आई एम श्योर आप सभी लोगों ने अपने बजट को बहुत अच्छे से एक बार तो पढ़ ही लिया होगा। बिकॉज अभी जैसे ही बजट आता है ये इंडिया के लिए बहुत ही निर्णायक दिन होता है। 1 फरवरी का इसी दिन तय होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट किया जाएगा, सरकार की मंशा क्या रहेगी, लोगों की अपेक्षाएं क्या है, कितना उसमें अपेक्षाओं का डिमांड एंड सप्लाई का पूरा जो इक्विलिब्रियम है उसको चेक किया जाता है। एनीवेज, तो इस बात को लेके कई तरह के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, कई तरह के वीडियोस आपने देखे भी होंगे। मेरा जो वीडियो रहेगा ये आपको फैक्चुअली आपको बजट के बारे में बताने का नहीं रहेगा। सो दिस वीडियो विल बी फोकसिंग ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य इस बजट के अंदर जो कि आपके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए जरूरी है, और कुछ ऐसी बातें जिस तरह से इंडिया का बजट अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी डिजाइन जिस तरह से कर सकता है, वो सारी बात हम देखेंगे। तो ये मेंस ओरिएंटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो फैसले हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस जो सरकार ने बात करी है जिनके बारे में, उसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। सो इट्स बेसिकली अ हाइलाइटिंग पॉइंट अबाउट द बजट 2026। दिस विल नॉट बी द फैक्चुअल एनालिसिस एंड द फैक्चुअल डिटेलिंग ऑफ द एंटायर बजट। ऑलराइट, चलिए, सो शैल वी स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ। सो द फर्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट जैसे हम कभी कभी हंसी मजाक में कहते हैं कि बजट को देखना कोई हलवा है क्या, बजट को समझना भी कोई हलवा है क्या। तो चलो बात शुरू करते हैं हलवा सेरेमनी से। सो बेसिकली इट्स अ ट्रेडिशन, ये बहुत ही पिछले 70-80 सालों से एक ट्रेडिशन है, और हलवा सेरेमनी से कहते हैं। सो जब भी हम कहते हैं ना एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले हम अपना मुंह मीठा करते हैं या दही चीनी खाते हैं, हलवा खाते हैं, तो उसी तरह की ये हल्का सा सेलिब्रेशन एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है जिसको हर साल किया जाता है। बट इसका जो मेजर होता है दैट इज लॉक इन पीरियड, राइट। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी फ्रेज बिफोर बजट। बजट से पहले एक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए जितने भी लोग, जितने भी स्टेक होल्डर्स इस बजट को लेके सीधे तौर से इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के साथ उन सभी के फोन जब्त कर लिए जाते हैं। वो सभी लोग अपने घर परिवार दोस्तों रिश्ते नातों से संपर्क वो नहीं करते हैं। सो दे आर इनटू दैट लॉक इन पीरियड, ताकि किसी भी तरह की डिटेलिंग, किसी भी तरह की जो मिनिस्क्यूल डिटेल्स है बजट के रिगार्डिंग, वो कभी भी लीक ना हो, पहले से ही बाहर ना जाए। क्योंकि देखिए, कोई भी बजट की इंफॉर्मेशन अगर पहले लीक हो जाती है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरह से मार्केट को स्पेकुलेट कर सकता है। बिकॉज सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर के जो इकोनॉमिक जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी लोग अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं कि क्या सरकार किस बारे घोषणा करेगी। तो इसलिए ये छोटा सा इंपॉर्टेंट जो बात है इस बारे में वी कैन थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। सो नो फोन्स आर अलाउड, और सभी तरह की चीजें होती है, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स को भी अलाउड नहीं होता है, राइट। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज और इस बजट में देखी गई है विच वाज सीन एज द फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा देखा गया था कि पिछले 75 सालों में एक ट्रेडिशन चला आता था। अब देखिए, जब भी कोई बजट आता है तो उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ऑलराइट, मोस्टली क्या होता है कि ऑफ कोर्स पार्ट ए, सो इट इज वेरी अंडरस्टूड कि पार्ट ए विल बी मच मोर क्रूशियल एंड मच मोर सिग्निफिकेंट देन द पार्ट बी। और पार्ट बी थोड़ा सा लाइट होता है, थोड़ा लाइटर नोट पे होता है। देखिए, जैसे पार्ट ए बात करता है रेवेन्यू के बारे में और टैक्सेशन के बारे में, बट पार्ट बी बात करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के बारे में। मोस्टली कई बार क्या होता है कि आप कोई भी बजट उठा के देख लीजिए पिछले 75 सालों के जितने भी हैं, उसमें पार्ट ए जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोर इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस पार्ट वन में होती हैं और काफी ज्यादा डिटेलिंग इसी के अंदर आती है। लोग कई बार पार्ट वन को ही एनालाइज करते हैं। न्यूज चैनल्स के अंदर भी पार्ट वन दैट टॉक्स अबाउट द रेवेन्यू एंड टैक्सेशन, उसी बारे में बात करते हैं कि सरकार इस बार रेवेन्यू का क्या हिसाब रखेगी, टैक्सेशन कितना, क्या स्लैब्स वगैरह रखेगी, वो सारी बातें इसमें होती है। बट दिस वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि जिसमें पार्ट बी को ज्यादा तवज्जो दिया गया था। पार्ट बी वॉज मच मोर हैवियर देन पार्ट ए, राइट, दैट टॉक्ड अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं। आगे मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा, जैसे हम कैपेक्स भी कहते हैं, एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, राइट। सो हिस्टोरिक इंक्रीज इन कैपेक्स को बहुत जबरदस्त तरीका इसके अंदर बूस्ट दिया गया है। बहुत अच्छा खासा बजट अलॉकेट किया गया है कैपेक्स को लेके, डिफेंस को लेके बहुत जबरदस्त घोषणाएं की गई हैं, और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में हम बात करने वाले, राइट। सो दिस वाज द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में हमको समझना चाहिए। सो इट ब्रोक द 75-year ट्रेडिशन बाय प्रायोरिटाइजिंग पार्ट बी विच इज कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ओवर पार्ट ए। तो इस बारे में आपको हल्का सा पता होना चाहिए बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट न्यूज, इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन बजट हिस्ट्री, राइट। नाउ अगली जो न्यूज है जिस बारे में आपको बताया था, तो पार्ट बी है, दैट पार्ट बी डील्स विथ कैपेक्स बिग पुश। क्या है, जैसे कैपेक्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट सेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रोड्स,
रेलवे, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा इसमें सरकार का इस बार का बहुत स्ट्रांग मंतव्य है कि आप बुलेट ट्रेन्स में, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, है ना, इस तरह के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, पोर्ट्स, जो मूलभूत ढांचा है भारत का, उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस किया जाएगा रादर देन टैक्सेशन एंड रेवेन्यू। ऑलराइट, नाउ लॉजिस्टिक्स की इसमें बात की जाएगी। सो बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की और जॉब्स की इसमें इंप्लीकेशन होता है। अब देखिए, इसमें एसटीटी को भी इंक्रीज किया गया है। इसके अंदर अगर आप बात करें कैपेक्स के अंदर, तो इसी के अंदर एसटीटी को भी इंक्रीज किया गया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसटीटी? नाउ देखिए, जब भी हम बजट पढ़ते हैं तो इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आती हैं जिसके रिगार्डिंग सवाल कई बार प्रीलिम्स में आते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपको इसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी काफी अच्छे देखने को मिलेगी। नाउ दैट टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स। देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग, कई बार क्या, आजकल तो आई थिंक हर कोई जना, शायद मे भी शायद आप भी इन्वॉल्व होंगे, जिस तरह से स्टॉक मार्केट रन करता है। आपने रोज न्यूज में देखा होगा कि स्टॉक मार्केट चढ़ा है, गिरा है, उतरा है, राइट? ऑल दिस थिंग्स दैट वी गो थ्रू ऑन डेली न्यूज़पेपर्स। सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, इनफैक्ट टीनेजर्स भी अपने इन्वॉल्व हो चुके हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं किस तरह से इन्वेस्ट करना है फॉर द लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। नाउ जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हो और स्टॉक मार्केट में कुछ भी आप शेयर्स खरीदते हो, बेचते हो, तो उस पर एक बेसिक सा मिनिमम एक परसेंटेज लगता है जो टैक्स होता है, जो कि सरकार इसमें सरकार को आपको देना पड़ता है। ओके, बिकॉज सरकार आपको प्लेटफॉर्म दे रही है। आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पर भी अगर आपको करना है और बहुत अच्छा रिटर्न वहां से आ रहा है, तो देयर इज अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स जो कि आपको सरकार को पे करना होता है। उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये टैक्स अगर इसमें बढ़ा दिया गया है तो जाहिर सी बात है सर, ये तो सरकार इन्वेस्टमेंट को कम कर रही है। समझिए इस बात को, ठीक है? ये थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट है, मेंस ओरिएंटेड है। अगर एसटीटी को बढ़ा देंगे, अब सर आप तो कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर ओरिएंटेड करने के लिए हमने इसमें कोशिश करी है, लेकिन अगर एसटीटी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट कम होगा ना, बिकॉज अब लोगों का टैक्स बढ़ गया है, परसेंटेज बढ़ गया, तो लोग अब इतना ज्यादा शेयर्स को खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं। सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे सरकार का इंटेंशन बहुत क्लियर दिख जाता है। द गवर्नमेंट वांट्स टू लुक फॉर दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो लंबे समय के लिए, तकरीबन 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो इतने लंबे वक्त के लिए शेयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। वाई? बिकॉज टैक्स तो खरीदने और बेचने पर है ना। अब क्या होता है, जो डेली ट्रेडिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो वीकली ट्रेडिंग पर इन्वॉल्व होते हैं कि आज खरीदा शेयर, कल बेच दिया, प्रॉफिट जो शॉर्ट टर्म लेवल पर बहुत ही कम वक्त में ज्यादा प्रॉफिट जो खरीदना चाहते हैं, प्रॉफिट खरीदा नहीं जा सकता, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो बहुत ही कम वक्त में ज्यादा प्रॉफिट रिटेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज उनका काफी अमाउंट तो फिर टैक्स में चला जाएगा। सो यहां पे सरकार एक ही चीज क्लियर कर रही है कि हम जो शॉर्ट टर्म, जो डे टू डे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, हम उसको थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं, उसको डीमोटिवेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा हम प्रोएक्टिव रहेंगे। बिकॉज सरकार को या इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ज्यादा फायदा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आता है। तो डेली बेसिस पे नहीं, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए देयर इज उनको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सो दिस में रिड्यूस स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि देश का जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा कंसोलिडेट, ज्यादा सीमेंटिंग हो जाती है, वो ज्यादा स्थिर रह जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाएंगे तो उसमें ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं होंगे और ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगी इकोनॉमिक्स में, राइट? अर्थव्यवस्था ज्यादा स्टेबल और ज्यादा स्थिर दिखेगी। ओके, चलिए। So big capex fund growth and jobs, higher STT control, speculation and fund government spending. All right, चलिए। Now, so basically government spending इसमें करना चाह रही है और long term investment को boost करना चाह रही है। That is the fundamental idea of this particular policy. Now, buying property from an NRI just made it much easier. NRIs भी कई बार क्या होता है कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं। अब ये लोग जब इंडिया में आते हैं या फिर कई सालों से हो जाती है इंडिया में नहीं आते हैं, दे वांट टू सेल आउट देयर प्रॉपर्टीज। तो इस समय क्या होता है कि एनआरआईज अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहें या कोई भी इंसान अपनी एनआरआईज की प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, तो पहले फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती थी। पहले जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जो लीगल जो इंटीग्रिटीज है, वो बहुत ज्यादा होती थी। उसको लेके कई बार इन्वेस्टमेंट ढंग से होता नहीं था। तो उस एरिया में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए सरकार ने क्या करा कि एनआरआई से अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो वहां पर अब आपके लिए और ज्यादा इजी कर दिया जाएगा। सो यू डू नॉट नीड टू पे द 10। अब 10 क्या होता है? टैक्स डिडक्शन कलेक्शन एंड अकाउंट नंबर। टैक्स अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, दैट इज नोन एज 10।
अब यहां पर 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली विद द पैन कार्ड अब आप इसको कर सकते हो। नाउ अगेन व्हाट इज 10? इट इज अ स्पेशल टैक्स आईडी अर्लियर नीडेड टू डिपॉजिट टीडीएस टैक्स टू द गवर्नमेंट। जब भी आप पहले जैसे कोई देश विदेश के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें 10 नंबर भी लगता था, उसमें भी कई फीमेल उसके अंदर भी कुछ लीगल तरीके के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते थे, तो उस बात को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब ये कह रहे सरकार कह रही है कि अब सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर ही आप एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद सकते हो और वो ट्रांजैक्शन नहीं बहुत ही इजीली हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, लेस पेपर वर्क, नो एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन, फास्टर एंड सिंपलर डील, इजी टीडीएस पेमेंट यूजिंग पैन कार्ड। पैन कार्ड का जो रेलेवेंस है वो ज्यादा बढ़ गया है, 10 की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इन दैट वे सरकार ने कोशिश करी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, राइट, उसको बूस्ट अगेन इसी पॉलिसीज के द्वारा दिया गया है। 10 को हटाकर, TAN को हटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट को या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको ज्यादा बूस्ट किया गया है, राइट। चलिए, नाउ अनदर, नो कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन ऑन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बॉट फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। अब ये एक और कॉन्सेप्ट है सर, व्हाट इज SGB, है ना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? देखिए, गोल्ड मतलब सोना, राइट। गोल्ड दो तरह का होता है, एक तो फिजिकल गोल्ड जिसको आप खरीदते हो, उसका ना आपने मान लीजिए आपने एक सिक्का खरीद लिया, जेवर खरीद लिया, फिर आपने एक बार खरीद लिया गोल्ड का, वो आप फिजिकल गोल्ड हो गया जो आपने खरीदा हो, जो अपने पास सेव रखा है, दैट इज गोल्ड। दूसरा होता है सोवरेन गोल्ड, वो पेपर फॉर्म में होता है एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ, नॉट एंटायरली बट सॉर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की तरह ही होता है, जो कि सरकार इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है, और अगर आप वो खरीदते हो तो वो आपको कम दाम पे मिलता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे मार्केट में जाकर तो जाहिर सी बात है वो महंगा बिकेगा, लेकिन अगर आप पेपर गोल्ड खरीदोगे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदोगे सरकार से, तो वो आपको कम दाम पर मिलेगा। लेकिन सर अगर ये वो कम दाम पर मिल रहा तो फिर भी जाके लोग फिजिकल गोल्ड क्यों खरीदते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि उसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। आप अगर फिजिकल गोल्ड खरीदोगे तो जाहिर सी बात है आप कभी भी मार्केट में जाके उसे बेच सकते हो, उसका जो प्राइस है, उसका दाम है, आप खरीद सकते हो। और आपने देखा भी हाल ही में गोल्ड एंड सिल्वर के जिस तरह का जो फ्लक्चुएशन चल रहा है जबरदस्त तरीके का, उसमें काफी ज्यादा लोग मार्केट में जाकर अपना सोना बेच रहे हैं, कोई खरीद रहा है, एंड दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है कि सबसे पहली बात है कि सिक्योरिटी आपकी सरकार इंश्योर करेगी, वो चीज आपको फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार आपको सिक्योरिटी दे रही है जो आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदा, पहली बात तो वो सस्ते दाम पर मिला है, दूसरा सरकार उसकी सिक्योरिटी की गारंटी लेती है, तीसरी बात यह है कि उसमें एक टाइमलाइन होता है कि आप इतने वक्त से पहले उसको नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट कम्स अलोंग विद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब इसके ऊपर सरकार ने बजट में क्या बोला है? सो देयर विल बी नो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। अब कई बार क्या होता है कि टैक्स फ्री प्रॉफिट, राइट, कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन ओनली इफ यू बाय SGB डायरेक्टली फ्रॉम RBI। अगर आप सीधा जाकर जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगर आप सीधा RBI से खरीदोगे तो आपको उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, जो आप प्रॉफिट कमाओगे उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, ये कहने का मतलब है, राइट। पहले क्या होता था, इसमें भी टैक्स लगता था, लेकिन अब वो चीज नहीं होगी। व्हाई? रीजन बीइंग बिकॉज प्राइमरी परचेस तो टैक्स फ्री इस पर नहीं लगेगा। जब आप मेच्योरिटी जब आपकी होगी, जब आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आपने खरीदा है और मान लीजिए मेच्योरिटी टाइम कई बार 5 साल होता है, कई बार 8 साल होता है, कई बार 10 साल होता है और कई बार 12 साल तक भी जाता है मेच्योरिटी टाइम पीरियड, वो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने से पहले आप सेट करते हो। अगर मेच्योरिटी टाइम पीरियड जो कि आपने खुद सेट करा है, उस टाइम पीरियड से अगर आप वो हो जाने के बाद, वो मेच्योरिटी टाइम होने के बाद अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को बेचते हो और उससे जो आपको प्रॉफिट मिलता है उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, अगर आप वो चीज RBI से डायरेक्टली जाके परचेस करते हो। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट में जाके करते हो, तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, जो भी प्रॉफिट कमाया है ना। मान लीजिए कोई सोना अगर आपने 10 रुपए में खरीदा और वो सोना लेटर ऑन जाके 50 रुपए का हो गया, तो जो 40 रुपए का जो बीच का फर्क है उस पर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आप सेकेंडरी मार्केट में जाते हो। अब इसका मूल कारण क्या है? सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है? बिकॉज अगेन सरकार चाह रही है कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स इसमें रहे, ऐसे लोग जो हर 2 हफ्ते में, हर महीने, हर साल में जाके खरीदे बेचे ना, लॉन्ग रन के लिए वो खुद डिसाइड करेंगे कि इसका मेच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा, 5 साल, 8 साल, 12 साल, जो भी है, जो कि जो कंज्यूमर है वो खुद डिसाइड करता है। तो सरकार चाहती है कि हमको जो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने वाले जैसे लोग हमको चाहिए। इससे क्या रहेगा कि सरकार के पास भी एक सर्टेनिटी रहेगी, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगी कि आने वाले वक्त में हमारे पास कितना पैसा है, कितना पैसा को हम इन्वेस्ट करवा सकते हैं, और आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमिक जो स्ट्रीमलाइनिंग है, राइट,
वो किस लेवल पर हम डिसाइड करेंगे। सो द एंटायर थिंग विल बी प्रेडिक्टेबल, वोलेटाइल नहीं होगा, अनसर्टेन नहीं होगा, काफी प्रेडिक्टेबल होगा, हम उसका सरकार का दृष्टिकोण उससे क्लियर होता है। तो गवर्नमेंट वांट्स फॉर दी लॉन्ग टर्म होल्डर्स, सरकार चाहती है कि लंबे वक्त तक इन्वेस्टेड रहने वाले लोग इसके अंदर आए, राइट। चलिए, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट की तरह वो हो जाएगा, जिसमें सरकार टैक्स लगाएगी। हेल्प्स गवर्नमेंट कंट्रोल स्पेकुलेशन। अब क्योंकि देखिए, अब सोना, गोल्ड या फिर सिल्वर इतना ज्यादा गिर रहा है, चढ़ रहा है, गिर रहा है, तो जो स्थिति पैदा हुई है, इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस पॉलिसी को लेकर आए कि अब आपको इसके अंदर जो टैक्स एग्जाम्पशन होता है वो नहीं मिलेगा अगर आप सेकेंडरी मार्केट से जाते हो, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्टॉक्स एंड शेयर्स मार्केट, राइट। लेकिन आप प्राइमरी मार्केट में जाते हो, आरबीआई से खरीदते हो, तो आपको इसमें हर तरह का टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा, बिकॉज सरकार को चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, राइट। क्लियर है, सिंपल है, आगे बढ़े। ऑलराइट, नाउ एक इंपॉर्टेंट ये था कि नो एलोकेशन फॉर चाबहार पोर्ट इन बजट अमिड यूएस सैंक्शन ऑन ईरान। अब ये चीज 2016 के बाद पहली बार हुई है ना। अब आप सोचिए 10 साल बाद अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल एंगल तो रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, आज जो स्थिति है जियोपॉलिटिकल लेवल पर, दुनिया भर के स्तर पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हालात बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का ये जो स्टेप था कि चाबहार पोर्ट को पहली दफा इस बजट में हुआ है कि कोई एलोकेशन नहीं दिया है, नहीं तो हर साल 150 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ ये फंड जाता था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चाबहार पोर्ट को, विच इज इन ईरान, राइट। अब यह सब हमने पढ़ा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी कई बार हम पढ़ते हैं चीजें, करंट अफेयर्स में कई दफा पढ़ा हमने, राइट। सो ये चीज यहां पे नहीं जाएगी। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। सो द गवर्नमेंट का जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है वो सरकार का ये कहता है कि इट इज पॉज्ड नॉट एग्जिट। सरकार ये कह रही कि हमने अभी हाल फिलहाल के लिए फंडिंग को पॉज करा है, रोका है, इसको खत्म नहीं करा है। इसमें कई बार बहुत बड़ा फर्क होता है कि आपने किसी पॉलिसी को खत्म नहीं करा है, सिर्फ अभी हाल फिलहाल के लिए उस पर विराम लगाया है, राइट। पहली बात, बैलेंसिंग यूएस ईरान रिलेशन। और अभी देखिए, अभी इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है दोबारा से थोड़े बहुत सुधार की तरफ आए हैं। जैसे उन्होंने 25% टैक्स उसको स्लैश करके 18% कर दिया है, तो इसमें काफी सुधार देखने को मिल रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कुछ हो रहे हैं। तो इंडिया भी नहीं चाहता कि हाल फिलहाल में हम ईरान को लेकर इतना डिस्टर्ब रहे, बिकॉज ईरान इन इटसेल्फ इज नॉट स्टेबल। और देखिए, फॉरेन पॉलिसी कभी भी भावनाओं के आधार पर नहीं की जाती है कि कोई कमजोर है तो कर लिया, नहीं। फॉरेन पॉलिसी जिस भी देश ने अगर भावनाओं के आधार पर करी है तो उस देश को, उस देश की जनता को बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ा है, बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ा है, राइट। चलिए, सो ये सरकार इसमें इज रिगार्डिंग चाबहार पोर्ट को वी कांट गेट इमोशनल, बट यस ये एग्जिट नहीं हुआ है, ये सिर्फ पॉज रखी है हाल फिलहाल की, शिफ्ट टू अदर ट्रेड कॉरिडोर्स। और दूसरी बात है कि इसका रेलेवेंस अभी रिलेटिवली थोड़ा सा कम हो रहा है। व्हाई? बिकॉज अभी हमारे पास एक नया एक ऑल्टरनेटिव है, IMEC। इफ यू रिमेंबर, दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ था अभी 1-1.5 साल पहले, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने ही IMEC की बात कर दी है। व्हाट वाज दैट? अगर आप मुंबई से शुरू करते हैं, देन UAE, यहां पर जाके सऊदी अरेबिया के अंदर रियाद में, देन इजराइल, एंड इजराइल से आप चले गए ग्रीस में, तो ये आपका रूट रहेगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए, एंड वेयर इज ईरान? ओवर हियर देखिए, ईरान आ जाएगा यहां पर, चाबहार पोर्ट यहां पर आ जाएगा, दिस इज पाकिस्तान ओवर हियर एंड दिस इज ईरान, ठीक है। ये ईरान आ गया यहाँ पर। अब ये चाबहार पोर्ट की रेलेवेंस क्यों खत्म होगी? बिकॉज हमको ट्रेड करने के लिए हमने एक नया ऑल्टरनेटिव निकाला है जो कि इंडिया के लिए जरूरी भी है। इफ इंडिया वांट्स टू रिमेन रेलेवेंट इन द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ करंट कंटेम्पररी टाइम्स, तो इंडिया के लिए जरूरी है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव होने जरूरी है। नाउ सिंस वी हैव दिस ऑल्टरनेटिव राइट नाउ, सो इट इज नॉट कंपल्सिव ऑन आवर पार्ट टू कीप ऑन फंडिंग चाबहार पोर्ट विच इज इन ईरान। और बिकॉज अगर हम ये करते भी रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि शायद हो सकता है हमारे जो दूसरे मित्र देश हैं वो थोड़े से नाराज हो जाएं, नाराज भले ही ना हो लेकिन सैंक्शंस लगते रहें। बिकॉज अमेरिका, जाहिर सी बात है, जो काटसा अग्रीमेंट जो अमेरिका में है, उसके अंतर्गत अमेरिका ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, रशिया के ऊपर लगा रखे हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगा रखे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिस पे सैंक्शन लगा रखे हैं। नाउ रशिया के साथ तो इंडिया अपने रिलेशंस खराब नहीं करेगा और ये बात अमेरिका भी जानता है, लेकिन हाँ, ईरान के साथ हम थोड़ा सा खींचातानी कर सकते हैं, राइट। और वही चीज यहां पर हो रही थी, इसलिए हाल फिलहाल उस कंटेम्पररी टाइम्स को दिमाग में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर चाबहार पोर्ट को किसी भी तरह का फंड एलोकेट नहीं किया है। ओके, एसटीडी की बात मैंने आपको समझा दी थी, ये दोबारा क्यों आ गया है? चलिए, मे बी देयर माइट बी सम कंफ्यूजन ऑन माय पार्ट। चलिए, ये आपको मैंने बता दिया है व्हाट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके, चलिए, ओके, है ना। देखिए, एसटीटी के अंदर क्या होता है, वेर इट अप्लाइज, शेयर्स के अंदर होता है डेरिवेटिव्स इक्विटी। अगर अभी चीज खरीदते हो एसटीटी के अंदर तो सरकार इसमें एक बेसिक प्रोपोर्शन का टैक्स लगाती है, और वो टैक्स आपका सरकार ने ये बढ़ा दिया है। व्हाई? बिकॉज वो शॉर्ट टर्म
राइट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बिकॉज कई बार लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को सरकार कम करना चाहती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सरकार बढ़ाना चाहती है। तो ये चीज सरकार का बेसिक आइडिया है, इसलिए यहाँ पे सरकार करना चाह रही है ट्रैक स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, ताकि सरकार भी क्या स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सके, उसको इसके जो वोलेटिलिटी है, इसकी जो फ्लक्चुएशन है स्टॉक मार्केट की, वो थोड़ी सी कम हो सके, इसलिए राइट। चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऑलराइट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जाहिर सी बात है, बिकॉज देखिए आप कोई भी जैसे आप कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास हो या फिर कोई भी ऐसे राइटिंग हो, एथिक्स हो, उसके अंदर जाहिर सी बात है वुमेन वाला एंगल कभी ना कभी सवालों के अंदर हमको देखने को मिलता है। इसलिए इट्स बेटर टू हैव द वुमेन पर्सपेक्टिव आल्सो फ्रॉम द बजट 2026 एज वेल। तो इसमें क्या है, सरकार ने बोला है कि देयर विल बी सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल अंडर वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो गर्ल्स की सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एमएसएमई स्किल के अंदर महिलाओं का जो योगदान है उसको बढ़ाने की सरकार कोशिश करेगी। उसके अंदर प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करना चाहेगी सरकार। इजी एक्सेस लोन्स, महिलाओं को जो लोन है, जो स्कीम्स है, वो और ज्यादा इजीली अवेल हो सके, इस तरह की सरकार व्यवस्था करेगी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस किया गया है। इंक्रीज फंडिंग ऑन मैटरनल एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, राइट। चलिए, महिलाओं के लिए और जो भी जो मैटरनल सिक लीव्स होती हैं उनको लेकर सरकार ने थोड़ा और इसमें प्रावधान दिए हैं। देन जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उनको लेके कुछ ऐसे प्रोविजन भी सरकार ने करने, बेसिकली महिलाओं के लिए जॉब करने के लिए, सेहत का ध्यान रखने के लिए, और जिस तरह का जो रोल इकोनॉमी के अंदर प्ले करते हैं उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए और एमएसएमईज करने के लिए। बिकॉज देखिए, आप किसी भी गांव में जाएंगे तो किसी भी गांव में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है वो मेजरली महिलाओं के द्वारा ही हैंडल की जाती है। अगर आप किसी गाँव में जाएंगे और वहां पे छबड़ी बन रही है तो छबड़ी मोस्टली महिलाएं बनाती हैं। पापड़ की जो इंडस्ट्री होती है, अचार की इंडस्ट्री होती है, वो महिलाएं करती है सारा काम, छोटा मोटा सिलाई का काम है ना, छोटा मोटा। तो वो सारी चीजों को बूस्ट करने के लिए सरकार ने स्पेशली फंडिंग इनको करा है, स्पेशल अलोकेशन यहाँ पे सरकार ने करा है। तो इट इज इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखें। दिव्यांगजन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए दिव्यांगजन के बारे में भी कई ऐसे प्रावधान आते हैं, है ना, कई पॉलिसी होती है। देयर आर सर्टेन एग्जाम्स, कई ऐसे एग्जाम्स के अंदर उन 100, 50, 150, 200 क्वेश्चन के अंदर से एक सवाल तो दिव्यांगजन पर, एक सवाल तो महिलाओं के ऊपर, एक सवाल बुजुर्गों के ऊपर तो आता ही आता है। इसलिए समटाइम्स इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि सरकार ने इस बजट के अंदर दिव्यांगजनों के लिए क्या घोषणा करी है वो हमको जानना चाहिए, राइट। सो दिव्यांग कौशल योजना इसमें को शुरू करी है। दिस इज न्यूज फ्रॉम पीआईबी टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग टू दिव्यांगजन इन इट एवीजीसी, राइट। व्हाट इज एवीजीसी? ये बेसिकली ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आता है ना। इसमें गेमिंग आता है, विजुअल आर्ट्स आता है, तो वो ये काफी इनोवेटिव तरीके की इकोनॉमी है। गेमिंग इसके अंदर आता है, विजुअल वगैरह इसमें रहेगा, सारी चीजें। सो ये ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है कि अभी ये जो बहुत क्रिएटिव, इनोवेटिव तरीके के जो अब लोगों ने काम करना शुरू करा है थ्रू इंटरनेट, थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू ना कंटेंट मेकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, वो इस ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर दिव्यांगजन, अब देखिए कोई भी पुरुष अगर दिव्यांगजन है तो जाहिर सी बात है वो उनकी क्षमता कुछ मायनों के अंदर लिमिटेड होती है। मे बी दे आर नॉट एज मच फिजिबल टू वर्क अकॉर्डिंगली एज पर दी एग्जिस्टिंग सिस्टम। अभी जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से वो शायद उनकी क्षमता उस वे में थोड़ी सी लिमिटेड हो, लेकिन यहां पर उनका पूरा जो जिस तरह से वो अपने दिमाग के साथ जिस तरह की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए यहां पर सरकार ने कौशल योजना के अंतर्गत इनको बहुत इंपॉर्टेंट मौका दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म दिया है, राइट। सो आईटी एंड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट के अंदर किया जाएगा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, ये बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके का एक इंडस्ट्री है जिसको हम ऑरेंज इकोनॉमी भी कहते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने इनको 200 करोड़ का बजट सपोर्ट अलोकेट किया है। सो ये चीज ताकि वो अपनी जिंदगी बहुत ही डिग्निफाइड, काफी इंक्लूसिव तरीके से कंटेंटमेंट के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकें। तो दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिव्यांगजन, राइट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट जो डिक्लेरेशन था वो इस बारे में था, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये होना अगेन दैट शोज कि सरकार कितना ज्यादा फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर। जो बात मैंने आपको कही थी कि पार्ट बी इज ऑन द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर बजट। देखिए इसके अंदर जैसे मेक इन इंडिया को और आत्मनिर्भर भारत को ज्यादा फोकस करने की सरकार ने कोशिश करी है। द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिपिंग एंड स्टोरेज कंटेनर। इंडिया के अंदर दिक्कत ही कई बार क्या है कि हमने प्रोड्यूस कर लिया, हमने जनरेट कर लिया, अब उसको रखे कहां,
हम उसको सेव कहाँ करें, क्योंकि हमारा कई टन्स ऑफ हमारा ऐसा माल रहता है, हमारा प्रोडक्ट रहता है कि वो बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं है। उसको रखें कहाँ, उसको संभाल के कहाँ रखें, राइट। तो उस चीज को कंसोलिडेट करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारा स्टोरेज कंटेनर हमारा बहुत अच्छा हो। इसलिए सरकार ने यहां पर 10,000 करोड़ का आउटले यहां पर डिक्लेयर करा है इन दिस बजट। 10,000 करोड़ का, इट्स अ मैसिव अमाउंट, राइट। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर इससे और ज्यादा बूस्ट होगा, राइट। इकोनॉमिक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम होगी इसके अंदर। वाई? बिकॉज हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम उसको स्टॉक करने की हमारे पास अगर क्षमता बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है हमको दूसरे देशों से उसको मंगवाने की जरूरत कम होगी, एंड दैट शोज की इंपोर्ट डिपेंडेंस। और जहां पर हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वी आर टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, राइट। सेल्फ रिलायंट नेशन। ट्रेड एंड लॉजिस्टिक के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। तो अगेन इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की यहां पे बात हो रही, तो दिस इज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। और ये पॉलिसी लाना वाज द नीड ऑफ द आवर फॉर इंडियन इकोनॉमी, राइट। नाउ व्हाट इज मैट? अब सरकार ने यहां पर एक न्यूज यहां पर भी आई कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स टू बी फाइनल टैक्स फ्रॉम अप्रैल रेट टू कट 14% एनआरआईज एग्जाम्प्ट। एनआरआईज को यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया है। नाउ अगेन दिस पर्टिकुलर, नाउ व्हाट इज ये जो पर्टिकुलर जो पॉलिसी है, मैट को हमने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। पहले ये था 15% आई गेस, पहले 15% था, अब इसको 14% कर दिया गया है। 1% में क्या फर्क पड़ेगा सर? ऐसा नहीं होता है। 1% में भी मार्केट पूरी तरह से फ्लक्चुएट हो जाता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख लेता है, राइट। एनआरएस को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। नाउ अगर एनआरएस को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, तो आप सोच के देखिए, डोंट यू थिंक इट इज माइट बी टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। हम कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में करवाना चाह रहे हैं, रियल एस्टेट के रिगार्डिंग कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, सो एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये घूम फिर के बात वहीं पर आती है। यहां पर भी देख लीजिए, व्हाट इज मैट? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इंश्योर्स कंपनीज पे एटलीस्ट सम टैक्स इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर लो ड्यू टू एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। कोई भी कंपनी हो, किसी भी तरह का काम कर रही है, किसी भी तरह का फंक्शनिंग अगर कोई कंपनी है, तो दे नीड टू पे, वो फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं, डोमेस्टिक कंपनीज भी हो सकती हैं, दे नीड टू पे अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स। उसे मैट कहा जाता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, विच इज अपार्ट फ्रॉम द कस्टम टैक्स। और जो दूसरे टैक्सेस लगते हैं, है ना, उनसे हटकर एक छोटा सा टैक्स और लगता है, जो कि आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए, कन्वीनियंस टैक्स जैसे हम कहते हैं, कन्वीनियंस देने के लिए आप पे एक मिनिमम टैक्स चार्ज किया जाता है। तो वो चीज हर कंपनी को पे करता है। तो यहां पर उसको कम कर दिया गया है। वाई? टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। अब जाहिर सी बात है, किसी भी कंपनी का अगर आप 1-2% भी अगर टैक्स कम करोगे, तो कोई भी कंपनी को तो बूस्ट ही मिलेगा ना, उनको तो खुशी होगी। और यहाँ पे एनआरआईज को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। व्हाई? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का क्लियर इंटेंशन है कि हमारे जितने भी एनआरआईज हैं, हमारे जितना भी जो रिसोर्सेज हैं, जो देश से बाहर जाकर काम कर रहे हैं प्रोडक्टिव है, वो दोबारा से लौटें और वो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करें। दैट इज द रीजन कि मैट को यहाँ पर कम कर दिया गया है, राइट। Yes, I said you 15 से 14% हो गया फॉर सर्टेन कंपनीज। एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन को कम कर दिया गया है। बूस्ट बिजनेस ग्रोथ को बढ़ा दिया गया है। एनकरेज स्टार्टअप को बढ़ाया जाएगा। बिकॉज देखिए, एनआरआईज जब इंडिया में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है दे आर नॉट लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, राइट। एनआरआईज जब इंडिया में आते हैं, तो जाहिर सी बात है दे वांट टू गो फॉर द मार्केट, फॉर द ओपन मार्केट एंड फॉर द इजी टू डू बिजनेस टाइप का प्लेटफॉर्म उनको चाहिए होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अबाउट द डिफेंस। अब इंडिया ने इस बार सरकार ने बहुत जबरदस्त तरीके का बजट का एलोकेशन किया है, विच इज मैसिव। और ये सबसे इतिहास का सबसे बड़ा रहा है। तकरीबन 8.8 लाख करोड़ का जो इन्होंने तकरीबन इसमें डिफेंस सेक्टर के अंदर एलोकेशन किया है बजट का। पहले ये 7.5 था, उसको सीधा 1 लाख बढ़ा दिया है। बहुत ही मैसिव जंप है 1 साल के अंदर। वाई? बिकॉज वी माइट बी लर्निंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, तो इसमें हमको एक चीज क्लियर हो चुकी है कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड वी नीड टू बी रोबस्ट फॉर दी करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। कहीं पर भी किसी भी वक्त हमको हर समीकरण के लिए तैयार रहना जरूरी है। एंड वी आर एंटायरली सराउंडेड बाय दी नेशंस विच जो भारत का भला नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज देयर, देन चाइना इज ओवर देयर, देन मालदीव्स वो भी मौके का ढूंढता रहता है। बांग्लादेश, वेरी इंपॉर्टेंटली, श्रीलंका के अंदर भी इंस्टेबिलिटी आई थी। सो इन दीज सिनेरियोस इंडिया नीड टू बी वेरी जैम पैक्ड कि किस तरह से हमको हमारे डिफेंस को रोबस्ट रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है एंड स्टॉन्च रखना है, राइट। सो ऑपरेशन सिंदूर से हमने कई चीजें सीखी है। सो वी नीड टू हैव द एडवांस वेपन सर्विलांसिंग एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए हमको वी नीड टू हैव द मोर बजट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। हिस्टोरिकलाइजेशन डिफेंस एलोकेशन ये बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक तरीके से इसको बढ़ाया गया है। सो ऑफ कोर्स इस पर फोकस करना जरूरी था। ओके, देन ये बात मैंने आपसे कर ली थी, राइट, ऑरेंज इकोनॉमी को लेके, राइट। As I told you, orange economy that includes art, culture, media, music, design, literature. So these are some of the aspects जहां पर I think हाँ मैंने बात करी थी दिव्यांगजन के एस्पेक्ट में, राइट।
दिव्यांग जन के एस्पेक्ट में बात की थी, बिकॉज दे विल बी, दे आर मेंटली एंड दिमागी तौर से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो जाहिर सी बात है दे विल बी एबल टू फोकस मच मोर एंड कंट्रीब्यूट मच मोर इन दी ऑरेंज इकोनॉमी। सो इसलिए इसको यहाँ पर हमने पढ़ा था। सो ओवरऑल भी यहाँ पर काफी ज्यादा इसको बूस्ट देने की सरकार ने कोशिश करी, बिकॉज देखिए आने वाले वक्त में nobody is going to look for the गवर्नमेंट जॉब। मैंने ऐसे आने वाला मतलब 10 साल 5 साल 10 साल 15 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज अब सरकार को पता है कि जॉब्स तो हमारे पास लिमिट रहेगी, रेलेवेंस हमेशा रहेगी, इनकी हमेशा रेलेवेंस रहेगी, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो वी नीड टू गो विद द फ्लो ऑफ द ग्लोबल डिमांड्स एंड सप्लाई। तो ग्लोबल डिमांड सप्लाई क्या चल रही है, इसी पर चल रही है कि किस तरह से आप कल्चर, मीडिया, एबीजीसी, म्यूजिक को आप इनोवेट कर सकते हो और ज्यादा इनकलकेट कर सकते हो, राइट। ओके, देन अगेन देयर इज वन मोर स्कीम, समर्थ 2। सो ऑफ कोर्स ये जो समर्थ जो स्कीम थी उसको और ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है, राइट। इट्स द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ समर्थ स्कीम। अर्लियर समर्थ स्कीम, इसको तकरीबन 1500 करोड़ का इसमें दिया गया है, जो कि 3 साल का इसमें टाइम टेन्योर इसमें अलॉट किया गया है कि 3 साल के अंदर सरकार 1500 करोड़ अलोकेट की जाएगी समर्थ के अंदर। नाउ व्हाट इज इट, इट टॉक्स अबाउट द इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग टू टेक्सटाइल वर्कर्स। वो ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, जिस तरह की एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी, हैंडीक्राफ्ट इसमें आएगा, राइट। हैंडीक्राफ्ट्स को इसमें ध्यान दिया गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, स्पिनिंग, वीविंग, गारमेंट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड स्पोर्ट्स टेक्सटाइल्स, इस पर बहुत फोकस किया गया है। बिकॉज देखिए हमारे पास अभी मेजर कोई भी आप कपड़ा देखेंगे तो मे भी शायद वो आपकी उस कपड़े के पीछे मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ होगा, राइट, या कई बार उस पर लिखा हुआ होगा मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन वियतनाम, क्योंकि जो कपड़े हम पहनते हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, राइट, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, वो एक्चुअल में वो सारे काम कहाँ पर, वो बनकर कहाँ से आ रहे हैं, मोस्टली इंटायरली जो इंडिया में आ रहे हैं, दीज आर मोस्टली फ्रॉम इंडोनेशिया। कोई फॉरेन कंपनी, लेट्स से वेनेसन, इफ यू टॉक अबाउट रेमंड्स की अगर हम बात करें, तो ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा भी एक्चुअली में बनकर कहां से आ रहा है, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, उन देशों से आ रहा है। तो वो चीज हमारी डिपेंडेंसी उन पर कम हो, एंड गिवन दैट कि बांग्लादेश तो ऑफ कोर्स है ना, हम इस पर रिलाई नहीं रख सकते ना हो, तो जाहिर सी बात हमको समर्थ 2 इसको रीलॉन्च करना पड़ेगा, इसको अपग्रेड करके लॉन्च करना पड़ेगा, सो दैट वी बिकम आत्मनिर्भर इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एज वेल। ओके, चलिए, दीज आर सम इंपॉर्टेंट न्यूज ऑरेंज इकोनॉमी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, है ना। समर्थ 2.0 टॉक्स अबाउट दी मेगा टेक्सटाइल पार्क, इसमें जनरेट किए जाएंगे, जिसमें खादी को, हैंडीक्राफ्ट को, हैंडलूम को, इन सबको ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, खादी एंड एवरीथिंग, राइट। चलिए, रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी फंड, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज द सेकंड लास्ट स्लाइड, यस। ओके, सो रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी फंड में क्या होता है कि अब सरकार, कई बार देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, आपने कई बार देखा होगा कि जयपुर में, दिल्ली में, या फिर इस पूरे एनसीआर वाले रीजन में जितना भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, कई बार कोई पुल बन गया और वो पुल खत्म नहीं हुआ, लेकिन बीच में ही बंद हो गया है, अब वो यूं का यूं पड़ा है, 10 से 15 साल तक वो हाईवे ऐसे ही पड़ा है, फ्लाईओवर ऐसे पड़ा है, तो वो एक रिस्क की बात है, बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है वहां पर। उसके बाद वो फिर पड़े पड़े एनपीए बन जाता है, नॉन प्रॉफिटिंग एसेट, ऐसा वो बन जाता है, एनपीए बन जाता है, बिकॉज अब उसकी कोई ना तो उसे प्रॉफिट आ रहा है, ना कोई रिटर्न आ रहा है, राइट। अब वो बस बन गया, उसमें पैसा लग चुका है, पैसा फूंक चुका है, अब वो ऐसे ही पड़ा है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही मैसिव लेवल पर बनाए जाते हैं प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट के पीपीपी मॉडल के द्वारा, हाइब्रिड मोड्स के द्वारा, कई बार वो फंड के चक्कर में कई बार वो बीच में स्थगित हो जाते हैं और उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है, राइट, बिकॉज पैसा लग चुका है, वो पैसा कहीं और भी काम आ सकता था, वो चीज ना हो, इसलिए इस लेवल पे जो रिस्क हम लेते हैं, उस रिस्क को कह लीजिए इंश्योर करने के लिए, इंश्योरेंस के तौर पर सरकार ने यहां पर पॉलिसी निकाली है कि रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी फंड, कि यहां पर हम आपके रिस्क को खत्म करने की गारंटी लेते हैं, हम इतना फंड इतना रखेंगे कि कहीं पर कोई प्रोजेक्ट है जो कि चल चुका है लेकिन वो खत्म होने वाला है बट खत्म नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ अदर अनइनवाइटेड प्रॉब्लम्स इन द मार्केट, तो वहां पर सरकार डेफिनेटली फंड करेगी। दिस इज नोन एज रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी फंड। तो गवर्नमेंट बैक्ड फंड टू प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट गारंटीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डी रिस्क लैंडिंग, उसको थोड़ा रिस्क उसका कम किया जाएगा। इट विल वर्क फॉर दी रोड्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रियल एस्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था सारी बातें, फ्लाईओवर्स, है ना, बड़े बड़े ग्राउंड्स, कोई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, कोई कॉलेज, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, थिंग्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। चलिए, बूस्ट प्राइवेट कैपिटल इन्फ्लो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज अब जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो रोडें, फ्लाईओवर्स, ये जो बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, बड़े बड़े जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, उनको हिम्मत मिल जाएगी, उनको ताकत मिल जाएगी कि यार हम जिस तरह की स्थिति में हमारी सिचुएशन खराब हो सकती है, सरकार उसके लिए पूरी तरह से तत्पर है और हमको प्रॉपर तरीके से फंडिंग देगी, राइट। चलिए, तो ये स्पीड अप हो जाएगा, जितने भी काम जो रुके हुए हैं उन कामों को स्पीड अप करने के लिए सरकार ने इसको भी निकाला है। दिस इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। नाउ
रेयर अर्थ कॉरिडोर, दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज क्लास। रेयर अर्थ कॉरिडोर, अगेन अब मैंने कई लेक्चर इस पे लिए हैं, आपको मैंने पढ़ाया भी कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके पूरी दुनिया में मारामारी चल रही है ना। चाइना कितना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, चाइना कितनी कोशिश कर रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स में हम हमारी संप्रभुता बनी रहे और हमारा जो एक छत्र राज है ना चाइना के अंदर, वो बना रहे। और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर ही अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक करने की पहले एक बार मंशा बनाई थी। तो द पॉइंट इज कि वेनेजुएला के अंदर भी जो पूरा लैटिन अमेरिका का पोर्शन है, राइट, चिले, ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, है ना, बोलिविया, ये जो पूरा रीजन है, ये ऑल दीज रीजन्स आर नोन फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर भी है, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड वी नीड टू फाइंड दोज पर्टिकुलर एरियाज की जहां जहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। तो वो एक रीजन है, वो एक कॉरिडोर है, और वो कौन सा कॉरिडोर है? दैट्स द रीजन कॉल्ड उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इस एरिया में खनन करने की, अब इस एरिया के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सरकार ने इस पर बहुत ही एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया है, सो दैट इंडिया का जो डिपेंडेंस है वो चाइना पर या फिर दूसरे देशों पर कम हो जाए, लैटिन अमेरिका पे कम हो जाए। बिकॉज वी ऑल नो कि किस तरह के समीकरण अभी पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस अभी कितने ज्यादा अनसर्टेन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की बात करी है। इसमें भी अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू होगा, बिकॉज देखिए जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज ऑल अबाउट सोलर, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये फ्यूचर की जो डिमांड्स है वो बदल रही है। सिल्वर, अब ये सारी जो चीजें हैं, ये इनमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं, इनमें जो मिनरल्स केमिकल्स लगते हैं, दोज मिनरल्स एंड केमिकल्स आर कमिंग मोस्टली फ्रॉम रेयर अर्थ मिनरल्स ओनली। तो वो हमारे इंडिया में अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये सर्च शुरू हो जाएगी, इसका खनन शुरू हो जाएगा, और इसको लेके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया में आना शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ईवी की बात, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी के अंदर जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, दोज आर मोस्टली फ्रॉम द रेयर अर्थ मिनरल्स, राइट। तो इसलिए इस कॉरिडोर को एम्पावर करने की, इस कॉरिडोर को और एक्सप्लोर करने की, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट हैज आल्सो गिवन द प्रॉपर वेरी इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन इसमें किया गया है, एलोकेशन इसमें किया गया है। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। दूसरी बात, कुछ लोगों को शिकायत है कि मिडिल क्लास के लिए सरकार ने इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है, ये आपने देखा होगा। और देखिए, चलो न्यूज में तो चलता रहता छोटी मोटी बातें, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द यूपीएससी एस्पिरेंट के लेवल पे हमको समझना पड़ेगा मिडिल क्लास के लिए। बिकॉज देखो, सरकार ने इसमें पहले बहुत क्लियर कर दिया था कि हमारे लिए पार्ट बी इज गोइंग टू बी मच मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट ए। एंड मोस्टली जो टैक्सेशन और जो रेवेन्यू का पार्ट होता है वो पार्ट ए से आता है, राइट। टैक्सेशन रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर का जो पार्ट आता है पूरी तरह से वो पार्ट ए में से आता है। अब इसकी बात ज्यादा की नहीं गई, तो जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास को भी इतना मिला नहीं है। बट अगर हम थोड़ा न्यूट्रली और ऑब्जेक्टिवली अगर इसको एनालाइज करें, तो आई थिंक सरकार ने पहले इस पर नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब, अभी जो टैक्स स्लैब था उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इफ यू रिमेंबर, पिछले बजट के अंदर सरकार ने क्या करा था, जो पिछले बजट के अंदर ही बहुत बड़ा एग्जाम्पशन सरकार ने दे दिया था, जिनकी सैलरी 12 लाख से कम है उन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, न 12 लाख पर एनम, लाइक 12 लाख पर एनम। अगर जिनकी सैलरी इससे कम रहेगी उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, 8th पे कमीशन की बात भी सरकार कर चुकी है, जिस तरह के और सरकार ने बोला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलेगा, रिटर्न होगा 75,000 फॉर सैलरी टैक्स पेयर्स। ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। जो सरकार ने जो रिलीफ थी पिछले साल भी काफी दे दी थी, तो उन रिलीफ को अगर हम काउंट करें तो ये जो बजट था, दिस वॉज मच मोर पर्टिनेंट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आत्मनिर्भर भारत, ओके, डिफेंस सेक्टर। बिकॉज जिस तरह की स्थिति चल रही है, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, इन चीजों की जरूरत हमें इमीडिएट लेवल पर है, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए। इसलिए सरकार ने पहली दफा ऐसा हुआ है कि पार्ट बी पर ज्यादा फोकस करा है रादर देन पार्ट ए, विच मोस्टली टॉक्स अबाउट द टैक्सेशन, विच इज एंटायरली फोकस्ड बाय द मिडिल क्लास और द जनरल पॉपुलेशन इन इंडिया, राइट। चलिए, सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एनालिटिकल लेवल पर हमने इसको समझने की कोशिश की थी। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि ये जो हमारा बजट का विश्लेषण था, ये आपके लिए टेक्निकल लेवल पर नहीं था, फैक्चुअल और डिटेल लेवल पर नहीं था। ये हमने ओवरऑल हमने कुछ हाइलाइट्स को कोशिश करी समझने के लिए कि इंडिया का आने वाला रुख कैसा हो सकता है। यही फोकस हमारे इस लेक्चर का था कि फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द जनरल पर्सपेक्टिव कि हमको इंडिया के इस साल की मंशा पता लगे कि इंडिया इज व्हाट इंडिया इज लुकिंग फॉर एंड लुकिंग आफ्टर, एंड हमको किस तरह से खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस एंड अपकमिंग आइडियाज। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।